हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक ना। तो हिंदी का संपूर्ण हिंदी ठीक ना, क्या है संपूर्ण हिंदी का जो जितना भी सारा प्रश्न रहता है 100 में 100 प्रश्न है। ठीक ना। जितना परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूरा लेकर आए हैं। ठीक ना। तो एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक ना। ये जो वीडियो है वो 12th वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आप लोग वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक ना। क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से निकाला हुआ प्रश्न है, जो बार बार पूछता है ना वही प्रश्न है। ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है बालकृष्ण भट्ट ने। पहला प्रश्न क्या दिया है? बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा, ठीक ना, एंट्रेंस की परीक्षा दी? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है 1865 है, दूसरा 1867 है, तीसरा 1888 है, चौथा है 1889। ठीक ना। तो इनमें से जो कौन ऑप्शन है जो बालकृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल से परीक्षा दी थी, ठीक ना, कब दी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1867, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1867। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1867। ठीक ना। तो दोस्तों याद रखिएगा इसको, 1867। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं। ठीक ना। तो अगला प्रश्न है एक रोगी एक वैद्य है। एक रोगी एक वैद्य है नाटक है कि निबंध है कि कहानी है कि कविता है? ठीक ना। एक रोगी और एक वैद्य है, क्या है? तो ये एक प्रकार का नाटक है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नाटक। ठीक ना, ए है नाटक। क्या है? एक रोगी और एक वैद्य क्या है? नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली याद रखिएगा। तो ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है श्रीनिवास दास की है? ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो श्रीनिवास दास की है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। नई रोशनी, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है भारतवर्ष और कली। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी है संयोगिता स्वयंवर और ऑप्शन नंबर डी है आचार विंडवन। ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सी रचना जो श्रीनिवास दास की है, तो संयोगिता स्वयंवर हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सही। ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 4 है गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने? ठीक ना। गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने हैं? ठीक ना। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1912, ऑप्शन नंबर बी है 1914, ऑप्शन नंबर सी है 1916, ऑप्शन नंबर डी है 1918। ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि गुलेरी जी जो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे और 1916 में बने थे। तो 1916 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक ना। तो इसका फाइनली ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1916। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है नया खून। ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न है नया खून। नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया? नया खून जो पत्रिका है उसका संपादन कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1918। ठीक ना। पहला ऑप्शन क्या है? 1918, दूसरा है 1954, तीसरा है 1956 और चौथा ऑप्शन है 1958। ठीक ना, 1958। तो यहाँ जो नया खून पत्रिका का संपादन किया गया था वो 1956 में किया गया था। ठीक ना, 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में। ठीक ना, कितना में? 1956 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है विनोद। ठीक ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। ठीक ना। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। 1997 में, ऑप्शन नंबर बी है 1999 में, ऑप्शन नंबर सी है 2000 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 2002 ईस्वी में। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो 1999 में दिया गया था। ठीक ना। तो 1999 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। ठीक ना। गगन सवारी किनकी कृति है? प्रश्न नंबर 7 क्या है? गगन सवारी किनकी कृति है? तो पहला है ऑप्शन नंबर ए है माथुर जी की, ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश जी की, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह जी की और ऑप्शन नंबर डी है गुलेरी जी की। तो गगन माथुर जो रचना है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माथुर जी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माथुर जी की। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर बी है भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है पटना विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर डी है मगध विश्वविद्यालय। ठीक ना। तो रामधारी सिंह दिनकर जो विद्यालय के हिंदी प्रोफेसर रहे वो कौन से विद्यालय थे? तो बिहार विश्वविद्यालय थे। ठीक ना। तो कौन से विश्वविद्यालय थे? बिहार विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बिहार विश्वविद्यालय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? महाभारत किस प्रकार की संज्ञा है? महाभारत जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका जो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा फाइनली इसका वो, ये तो आसान प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, ठीक ना। अगला प्रश्न है कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, वैदर्भी, ऑप्शन नंबर बी है नारायणी, ऑप्शन नंबर सी है माधवी और ऑप्शन नंबर डी है गोमती, ठीक ना। तो कुशीनगर में गंडक नदी को कौन से नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी, ठीक ना। कौन सी नदी? नारायणी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। निम्नलिखित में जो कौन है वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। कौन है? तो पहला है अंगजा, ऑप्शन नंबर बी है कन्या, ऑप्शन नंबर सी है सुता और इनमें से सभी, ठीक ना। तो पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो सभी कौन है? मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, ठीक ना। तो 12वां प्रश्न है, दिनकर जी को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 12 है प्रश्न नंबर, दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली पुस्तिका जो प्रणभंग थी वो प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 24 वर्ष। तो याद रखेगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 वर्ष। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक ना। फिर चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। तो 13वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था, क्या था? अशोक वाजपेयी के जो माता जी का नाम था वो क्या था? तो पहला ऑप्शन है निर्मला देवी, दूसरा है शकुंतला देवी, तीसरा है प्रमिला देवी और चौथा है उर्मिला देवी, ठीक ना। तो अशोक वाजपेयी के माता का जो नाम था वो था निर्मला देवी। तो निर्मला देवी कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं, तो इसका फाइनली ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं जेब का लिंग निर्णय करे, ठीक ना। मेरे जेब में पैसे नहीं है, इसमें जो जेब का लिंग निर्णय करना है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, फिर बी ऑप्शन नंबर बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो जेब जो है वो कौन सा लिंग है? ऑप्शन नंबर ए होगा पुल्लिंग। जेब जो है वो कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है, ठीक ना। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये आसान सा सवाल है, इसको याद रखेगा, पद्म भूषण, ठीक ना। पद्म भूषण यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेगा पद्म भूषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास का विशेषण होगा, इतिहास का विशेषण होगा। तो इतिहास का क्या विशेषण होगा? इसका जो 4 ऑप्शन दिया है, ऐतिहासिक, इतिहासक की ऐतिहासिक, ठीक ना। तो इतिहास का जो विशेषण होगा वो ऐतिहासिक होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ऐतिहासिक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका फाइनली सही आंसर, ठीक ना, ऐतिहासिक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, अगेय जी ने बीएससी किस कॉलेज में किए थे? अगेय जी ने बीएससी किस कॉलेज में किए थे, ठीक ना। तो किस कॉलेज से किए थे? तो पहला मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, दूसरा है फोरमन कॉलेज, तीसरा पटना कॉलेज और चौथा है लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक ना। तो जो अगेय जी ने बीएससी किए थे वो फोरमन कॉलेज से किए थे, ठीक ना, फोरमन कॉलेज से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका फाइनली सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। कौन से कॉलेज? फोरमन कॉलेज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, दूध रोटी ठंडी हो गई, दूध रोटी ठंडी हो गई में दूध रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें, ठीक ना। दूध रोटी शब्द का जो लिंग निर्णय करे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा कि उभयलिंग होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका याद रखिएगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कौन सी लिंग होगा? दूध रोटी स्त्रीलिंग होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दुम हिलाना, ठीक ना। दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ है, दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ होता है, यानी क्या होता है? चापलूसी करना होता है कि ऑप्शन नंबर बी है कार्यता पूर्वक भागना, कि ऑप्शन नंबर सी है पूंछ हिलाना, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो दुम हिलाना का मतलब समझिएगा चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना, जो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं। तो इसका फाइनली सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, ठीक ना। अगला प्रश्न कौन सा है? 20वां प्रश्न, चर्चा करने वाला कहलाता है, चर्चा करने वाला कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए है चर्चक, कि चर्चित कहलाता है, कि चर्वित कहलाता है, कि चिंचक,
चिंतक कहलाता है, ठीक ना। तो चर्चा करने वाला जो कहलाता है वो चर्चक कहलाता है। तो चर्चक कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चर्चा करने वाला क्या कहलाता है? चर्चक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। किसकी रुक गई? आगे जी की, कि भट्ट जी की, कि गुलेरी जी की, कि इनमें से किसी की नहीं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के कारण किसकी पढ़ाई रुक गई? तो आगे जी की। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आगे जी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। तो 22वां प्रश्न बोल रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी वो कब हुई थी? पहली गिरफ्तारी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए है 1926 में, कि 1927 में, कि 1928 में, कि 1929 में, ठीक ना। तो याद रखिएगा, भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो 1927 में हुई थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 1927, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा? बी 1927। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जो है, ठीक ना, निम्न में से कौन जो है सिताब दियारा गांव में रहने वाले थे? निम्नलिखित में कौन जो है सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे, ठीक ना। तो इसका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है विनोद कुमार शुक्ल, तीसरा है ज्ञानेंद्र पति, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये होगा जयप्रकाश नारायण, इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है ठीक ना, क्रास्ट बेट गर्ल्स स्कूल में किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? ठीक ना, क्या है? क्रास्ट बेट गर्ल्स स्कूल में किनकी परीक्षा हुई थी? ठीक ना, किनकी परीक्षा हुई थी? तो पहला है महावर्मा देवी की, पहला क्या है? महावर्मा देवी, ठीक ना, महादेवी वर्मा, क्या है? महादेवी वर्मा है। दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है गजानन माधव मुक्ति बोल, और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो इसका फाइनली जो सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक ना। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिस पर कृपा की गई हो, जिस पर कृपा की गई हो क्या कहलाता है? अनुकंपित होता है, कि कृपक होता है, कि अनुकृत होता है, कि अनुकंपित होता है, ठीक ना। तो जिस पर कृपा की गई हो वो अनुकंपित होता है, ठीक ना। अनुकंपित ए में भी है, डी में भी है, लेकिन अनुकंपित ए वाला होगा, ठीक है ना। अनुकंपित यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुकंपित, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊ, अगला प्रश्न क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान है, ऊ का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ होगा, कि अनुनासिक होगा, कि कंठ होगा, कि तालव्य होगा, ठीक ना। ऊ लग रहा है कि कान से हम बोल रहे हैं, लेकिन आप होठ से बोल रहे हैं, ठीक ना। आप क्या से बोल रहे हैं? ऊ। अगर आप होठ को सीधा रखिएगा तो ऊ नहीं निकलेगा, आप ऊ होठ के लिए होठ को ऊ के लिए होठ को गोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लग रहा है कि कान से बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊ का सही उच्चारण क्या है? ओष्ठ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाय बाय में बाय शब्द है, यानी कि चाय बाय में बाय शब्द है, सार्थक शब्द है, कि निरर्थक शब्द है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो ये चाय बाय में बाय जो है वो सार्थक भी है और निरर्थक भी है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मांझे में, ठीक ना, मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? यह कौन बोला था? मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, ये कौन बोला था? तो ये लहना सिंह ने बोला था, ठीक ना। ये सिंपल सा सवाल है, इसको याद रखिएगा, लहना सिंह ने बोला था। मांझे में यहाँ जब पूछ रहा कि तेरी कुरमाई हो गई था क्या, तो उसी समय बोला था मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, ठीक ना। गाँव में पूछा था तो बताया था, लहना सिंह ने पूछा था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न है आगे का विलोम शब्द है, आगे का विलोम शब्द क्या है? तो आगे का विलोम शब्द होगा विज्ञ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, विज्ञ। क्या हो जाएगा? विज्ञ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरु का विलोम शब्द है, गुरु का विलोम शब्द क्या है? लघु है, कि दीर्घ है, कि गुण है, कि दोष है, ठीक ना। तो गुरु का विलोम शब्द होगा लघु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। क्या होगा? लघु। गुरु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघु, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। फिर अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है कहाँ की बातचीत निराली होती है, ठीक ना। कहाँ की बातचीत जो होती है वो निराली होती है। तो पहला ऑप्शन है माई खाने की, दूसरा ऑप्शन है दवा खाने की, तीसरा ऑप्शन है कारखाने की, चौथा ऑप्शन है चंडू खाने की, ठीक ना। तो कहाँ की बातचीत निराली होती है? तो चंडू खाने की जो बातचीत होती है वो बहुत निराली होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है चंडू खाने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है अगेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अगेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, दूसरा ऑप्शन है पंजाब कॉलेज से, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मन कॉलेज से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कहीं से नहीं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फल आहार करने वाला कहलाता है, फल आहार करने वाला क्या कहलाता है? फल भोजी कहलाता है कि फलाहारी कहलाता है कि फलासी कहलाता है कि इनमें से सभी? तो आप अगर इसका आंसर जान रहे होंगे तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक ना, तो फल आहार करने वाला क्या कहलाता है? फल भोजी भी कहलाता है, फलाहारी भी कहलाता है, फलासी भी कहलाता है। तो ये तीनों कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक ना, तीनों एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो पहला ऑप्शन है पहला सप्तक, दूसरा ऑप्शन है दूसरा सप्तक, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा सप्तक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो याद रखिएगा दूसरा सप्तक। कौन सा सप्तक? दूसरा सप्तक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सूरदास के काव्य की भाषा है। ठीक है, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? सूरदास के जो काव्य की भाषा है वो कौन सी है? अवधी है कि पाली प्राकृति है कि अपभ्रंश है कि ब्रज भाषा है? ठीक ना, तो सूरदास के जो काव्य की भाषा है, याद रखिएगा कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, ऐसी काली जवान ना बोल, यह वाक्य कौन कहता है? यह वाक्य कौन कहता है? ऐसी काली जवान ना बोल, यानी कि मुन्नी कहता है कि बिस्नी कहता है कि कुंती कहता है कि मानक कहता है? ठीक ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिस्नी। ठीक ना, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बिस्नी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या? निम्न में से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की है? ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना है वो जो जयशंकर प्रसाद की है? तो पहला है लहर, दूसरा है शिवावामनी, तीसरा है मुकुल और चौथा है चित्रधारा। ठीक ना, त्रिधारा है। ठीक ना, त्रिधारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, लहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनजन कौन सा अलंकार है? ठीक ना, जनजन जो है वो कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है कि उपमा है कि पनुरुक्ति है कि वक्रोक्ति है? ठीक ना, तो याद रखिएगा ये जनजन जो अलंकार है वो पनुरुक्ति है। ठीक ना, पुनः रुक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत किनकी कृति है? पद्मावत किनकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट की है कि जायसी की है कि सूरदास की है कि तुलसीदास की है? ठीक ना, तो याद रखिएगा पद्मावत किनकी रचना है? जायसी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, जायसी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। ठीक ना, तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था? तुलसीदास के जो पिताजी का नाम था वो क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था कि आत्माराम दुबे था कि हुलसी था कि कबीरदास? ठीक है, तो याद रखिएगा तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आत्माराम दुबे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीता वनवास किनकी रचना है? सीता वनवास जो है कि वो किनकी रचना है? पहला है बालकृष्ण भट्ट की कि तुलसीदास की कि कबीरदास की कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की? ठीक है ना, तो सीता वनवास किसकी रचना होगा? बालकृष्ण भट्ट की। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीता वनवास क्या है? सीता वनवास क्या है? नाटक है कि निबंध है कि कविता है कि उपन्यास है? ठीक ना, तो सीता वनवास क्या है? नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नाटक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है कि 12 होती है कि 25 होती है कि 33 होती है? ठीक ना, तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। तो 25 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, याद रखिएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंसू शब्द है तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? ठीक ना, आंसू शब्द है, कौन सा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। तो तद्भव कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका फाइनली ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राम आम खाता है। राम आम खाता है में राम है कर्तपाद है कि क्रियापद है कि कर्मपद है कि कर्ता शब्द है?
ठीक है ना। राम आम खाता है में राम में कौन सा है, कर्ता पद है। राम जो है वो आम को खा रहा है तो क्या करता यानी कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म किनकी कृति है, ठीक ना। कछुआ धर्म है जो वो किनकी कृति है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुलेरी जी की, कि ऑप्शन नंबर सी में होगा जयप्रकाश नारायण की, कि दिनकर जी की, ठीक ना। तो कछुआ धर्म है वो गुलेरी जी की रचना है। तो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं गुलेरी जी की रचना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। फिर चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को कहा जाता है। तो ओ सदा नीरा है, दूसरा ऑप्शन है बातचीत, तीसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, और चौथा ऑप्शन है उसने कहा था। तो मील का जो पत्थर माना जाता है वो उसने कहा था कहानी को माना जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे उसने कहा था, तो इसका डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए अगला प्रश्न है उसने कहा था पर फिल्म बनाई थी, उसने कहा था पर फिल्म बनाई थी, किसने बनाई थी, ठीक ना। तो या ये विमल राय ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं विमल राय, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, विमल राय, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवहरा है, सवहरा है, सवहरा क्या है, एक प्रकार की गीत है, कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक प्रकार की गाली है, कि एक प्रकार की कविता है, कि एक इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो सवहरा एक प्रकार की गाली है, ठीक है ना, क्या है, एक प्रकार की गाली है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, ठीक ना, 50 है। बचपन में किनका नाम बाउल था। बचपन में जो किनका नाम था वो बाउल था। तो मुक्ति बोध जी की, कि जयप्रकाश नारायण जी का, कि अंग्रेज जी का, कि मोहन राकेश जी का, ठीक ना। तो याद रखिएगा बचपन में जो बाउल नाम था वो जयप्रकाश नारायण जी का था। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति पर पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कब भाषण दिया था। संपूर्ण क्रांति पर पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कब भाषण दिया था। तो ये जो भाषण दिया था 5 जून 1974 ईस्वी को, ठीक ना, 5 जून 1974 ईस्वी को, जो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एच ई स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक निम्न में से कौन थे, ठीक ना। पहला है मोहन राकेश जी, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा है अगेय जी, ठीक ना। तो आप जो बरबीघा के प्रधानाध्यापक जो थे वो रामधारी सिंह दिनकर जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चन कौर कौन थी, ठीक ना। बच्चन कौर कौन थी। नामवर सिंह की माता थी, कि मोहन राकेश की माता, की उदय प्रकाश की माता, की बालकृष्ण भट्ट की माता। तो ये मोहन राकेश की माता थी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश की माता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है। मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है। तो ये होगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौमुदी, ठीक ना, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया। विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन नंबर सी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर डी है भूषण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है क्या है, भूषण। तो ये इसका जो सही आंसर होगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए। तो पहला है रास्ता इधर से है, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली मेरा प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है लोग भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर डी है सीढ़ियों पर धूप में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी है सीढ़ियों पर धूप में। तो इसका सही आंसर होगा लोग भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। इस पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदु का प्रकाशन कौन किया। इंदु का प्रकाशन जो है वो कौन किए हैं, ठीक ना। जयशंकर नारायण के हैं, कि अंबिका प्रसाद की, रघुवीर सहाय की, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो अंबिका प्रसाद की हैं, ठीक ना, कौन किए हैं, अंबिका प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो कठपुतली किनकी रचना है। दो कठपुतली है वो किनकी रचना है। तो ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया
ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक कौन है रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक कौन रहे हैं? तो माथुर जी रहे हैं, ठीक ना, जो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यावारिधि की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है दिनकर जी को, कि ऑप्शन नंबर बी में भगत जी को, भगत सिंह जी को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी है भट्ट जी को, कि इनमें से किसी को नहीं, ठीक ना। तो विद्यावारिधि की उपाधि जो दी गई थी वो किसी को नहीं दी गई थी, ठीक ना। इनमें से कोई नहीं है जिसको विद्यावारिधि की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? स्व है कि सु है कि साधुकार वाला सु है कि हर्षुकार वाला सु है कि सवा है, ठीक ना। तो सहर्षुकार सु होगा। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं सहर्षुकार, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा? सु। शुरू वाला को उपसर्ग बोलते हैं, लास्ट वाला को प्रत्यय बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सु होगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, भूलना का विशेषण है। भूलना का विशेषण है, भूलना का विशेषण क्या होगा? भुलक्कड़ होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं भुलक्कड़, तो भुलक्कड़ इसका फाइनली इसका बी ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चय का संधि विच्छेद होगा, निह जोड़ चय होगा कि निस जोड़ चय होगा कि नी जोड़ चय होगा कि निह जोड़ चय होगा, ठीक ना। तो निश्चय का जो संधि विच्छेद होगा वो निह जोड़ चय होगा, ठीक ना। निह हस्सिकार वाला नी। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विवाह का पर्यायवाची शब्द है। विवाह का पर्यायवाची शब्द है, दारकर्म है कि निकाह है कि परिणय है कि इनमें से सभी है, ठीक ना। तो ये विवाह का जो पर्यायवाची शब्द होगा सभी होगा, दारकर्म भी होगा, निकाह भी होगा, परिणय भी होगा, तो सब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। तो डी में आप एक मारिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फौलाद। फौलाद का आकाश किनकी रचना है? फौलाद का आकाश किनकी रचना है? इसका भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश जी की, दूसरा है अगेय जी की, तीसरा है दिनकर जी की, चौथा है नामवर सिंह जी की, ठीक ना। तो फौलाद का आकाश जो है होगा वो ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश की रचना होगा, ठीक ना। किनकी रचना है? मोहन राकेश जी की। तो इसका फाइनली ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? ठीक नहीं, क्या है? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है बाउल, ऑप्शन नंबर बी है मोहित, ऑप्शन नंबर सी है मदन मोहन और ऑप्शन नंबर डी है मदन मोहन गुगलानी, ठीक ना, मदन मोहन गुगलानी। तो मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था वो मदन मोहन गुगलानी था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं मदन मोहन गुगलानी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन गुगलानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुकाठ। कुकाठ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक ना। कुकाठ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कु होगा कि कुका होगा कि ठ होगा कि कुक होगा, ठीक है ना। तो कुकाठ यानी कु अलग और काठ अलग, तो उपसर्ग आगे वाला होता है, तो आगे वाला क्या है? कु है, हर्षुकार वाला कु है, ठीक ना। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वे मुझे आने को कहते हैं। वे मुझे आने को कहते हैं कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। तो ये जो है एक प्रकार का सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं सरल वाक्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना, ठीक ना। क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सरस दोही की रचना करना, ऑप्शन नंबर बी है मूर्खतापूर्ण काम करना, ऑप्शन नंबर सी असंभव काम करना, ऑप्शन नंबर डी है कम शब्दों में अधिक कहना, ठीक ना। तो ये गागर में सागर भरना का मतलब क्या होगा? मुहावरा का जो अर्थ सही होगा वो कम शब्दों में अधिक बोलना, ठीक ना, कम शब्दों में अधिक बोलना। तो जो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, तो इसका फाइनली जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये लगता है लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। तो ये लास्ट प्रश्न है न आने वाला कल है, ठीक ना। न आने वाला कल है कौन सा है? क्या है? किस प्रकार की विधा है, ठीक ना। तो निबंध है कि कविता है कि उपन्यास है कि कहानी है, ठीक ना। तो ना आने वाला जो कल है, ना आने वाला कल जो रचना है वो उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के मॉडल पेपर पढ़ने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अलग विषय ठीक ना, या तो हिंदी, अगर आप केमिस्ट्री का पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स का पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी का पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं।